नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। वक्फ कानून के मसले पर तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार की रैली में वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करने वाले तेजस्वी यादव को आज बीजेपी ने मौलाना तेजस्वी कह दिया। बीजेपी इस पूरे मामले को शरिया के सामने संविधान की लड़ाई बनाने पर जुट गई। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों की सोच बाबा साहेब आंबेडकर के बनाए संविधान को चोट पहुंचाने की। कल बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों को नमाजवादी भी कहा था। सवाल यह है कि वक्फ पर संविधान का रक्षक कौन है? अगर विपक्ष के मुताबिक संसद से पास वक्फ कानून संविधान में मिले धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार किया जा रहा है। नया वक्फ कानून बनने के बाद पहला चुनावी टेस्ट बिहार में होने जा रहा है। क्या वक्फ कानून पर ही बिहार का चुनावी दांव खेला जा रहा है? क्या वक्फ कानून पक्ष विपक्ष दोनों ओर से चुनावी ध्रुवीकरण का एक दांव है? विपक्ष पर संविधान से आगे शरिया वाली सोच रखने के बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? हल्ला बोल का आज का मुद्दा यही है, लेकिन बहस से पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। बीते रविवार को पटना के गांधी मैदान में हुई रैली को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ नाम दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव और सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने जो सुर छेड़ा, उसे बीजेपी शरिया को संविधान से ऊपर रखने की सोच साबित करने में जुट गई है। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून। रैली में संसद से पास वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने के तेजस्वी के ऐलान को लगातार दूसरे दिन बीजेपी ने संविधान पर हमला बताया है। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? बीजेपी जब यह हमला बोल रही है तो ये जान लीजिए कि रविवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को इमारत शरिया नाम के संगठन ने आयोजित कराया था। इमारत शरिया वो संगठन है जिसने हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार किया था। 1921 में बना ये संगठन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के मुसलमानों के बीच सक्रिय है। इस रैली में जमकर शरीयत की वकालत की गई थी कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही ये भी अहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। शरीयत के नाम पर यह संग्राम ऐसे समय में शुरू हुआ है जब अप्रैल 2025 में संसद से पास वक्फ कानून का पहला टेस्ट बिहार के चुनाव में होगा। बिहार में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण, ये 7 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे में वक्फ के नाम पर एक बार फिर मुस्लिम ध्रुवीकरण की संभावनाओं के बीच बीजेपी का दांव संविधान पर है। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बीते कुछ वर्षों में विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ संविधान पर हमला करने के आरोपों में घेरने की कोशिश की है, लेकिन वक्फ पर जहां कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों का स्टैंड बीजेपी को यह मौका दे रहा है कि वो उन्हें संविधान विरोधी बताए, तो वहीं बिहार में हिंदू वोटों के काउंटर पोलराइजेशन की संभावनाएं भी बन रही हैं। विपक्ष इस दांव को समझ रहा है। तेजस्वी यादव ने बड़ी लंबी लकीर खींची है। इन व्यक्ति विशेष को पता नहीं है नौकरी आपके नेता की जुबान से, जो बड़े वाले हैं ना, उनकी जुबान से भी नहीं निकलता। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ना, माई बहिन मान योजना, और हाँ, जो नजरे इनायत गुजरात पे है वही बिहार के लिए हासिल करना। बोल पाएंगे आप?
नहीं बोल पाएंगे। कुछ भी कहते रहिए, इस देश का एक चरित्र है, उसमें समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है। आज जैसा माहौल वक्फ कानून के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है, कभी CAA पर भी ऐसा हंगामा छिड़ा था, लेकिन आज CAA लागू है और मुसलमानों से भेदभाव के आरोप झूठे साबित हुए हैं। लेकिन वक्फ कानून भी राजनीति के उसी चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, सांसद बीजेपी के इस वक्त हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, नवल किशोर, प्रवक्ता RJD, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM, राजीव रंजन, प्रवक्ता JDU। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, तेजस्वी मौलाना कैसे? नवल किशोर, प्रवक्ता RJD। सुधांशु जी, आवाज ही नहीं आ रही है यार। सुधांशु जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो जरा नवल किशोर साहब से समझते हैं। नवल किशोर साहब, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं गैर संवैधानिक है, कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे फेंक देंगे कूड़ेदान में? जो कानून जिस मंशा से बनाई गई है और उस मंशा को अगर देखा जाए तो यह संविधान विरोधी है, धर्म के अधिकार के खिलाफ में है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि मोदी सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, वो कूड़ा में फेंकने वाले कानून ही बनाते हैं। 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ में पूरा किसान सड़क पे था, 1 साल तक आंदोलन करते रहा, लगभग 1000 किसान की शहादत देनी पड़ी और किसानों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं अपनाए गए और उनको आतंकवादी तक कहा गया। ये तमाम तरह की बात कहने के बाद एक दिन आकर प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि ये कानून वापस करते हैं। तो वो कानून जो वापस किए होंगे तो कूड़ादान से भी तो खराब है वो जगह उनकी। तो वैसे ही जो कानून ये बनाते हैं, पिछले 10 साल में इन्होंने यही काम किया है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये तमाम आपने अभी भी देखा होगा कि चुनाव आयोग के माध्यम से जो काम बिहार में करने का कोशिश किया जा रहा है। नवल जी, कि मेरा सवाल वो नहीं था जिसका जवाब मुझे मिला है। मेरा सवाल ये था कि आप कूड़ेदान में कैसे फेंकेंगे? आपके नेता कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो, हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, कैसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो कहने का आशय है वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है कि इस तरह के कानून, तो अभी भी इस तरह का कानून जो है वो कूड़ादान के लायक ही है। तो जब हम आएंगे लेकिन सरकार में, आप सरकार में आने के बाद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जरा वो चलाइए, ग्राफिक्स भी चलाइए साथ साथ। ये केंद्र का कानून है सर, इसमें अधिकार जो है, देखिए ये कंकरेंट लिस्ट में आता है वक्फ कानून। संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। संसद से पास कानून राज्यों का पालन करना अनिवार्य है सर। राज्य भी इसी विषय पर कानून बना सकते हैं, वो अलग विषय, लेकिन ये राज्य के लिए अनिवार्य है। आपकी सरकार बन जाएगी और आप इसको कूड़े में फेंक देंगे, ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये सच है। और कई आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र ने लाई है, आप बताइए कई राज्यों ने उसका खिलाफत किया है, अभी तक लागू नहीं किया है। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये देखिए, संघीय ढांचा में सब कुछ संभव है अगर आप मानते हैं तो। सर, सिर्फ मैं 2 आदमी का एक सरकार उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, क्योंकि नरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, और राजनेता इसमें एक्सपर्ट होते हैं सर। वो कैसे सीए को लेकर क्या कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं लागू करेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं लागू करेंगे। क्या हुआ सर? लागू है, हजारों लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन पब्लिक के बीच क्या नरेशन गया? सीए लागू नहीं करने दे रहे। देखा विपक्ष कितना अच्छा है। आप लोगों ने एक भ्रम बना दिया, पब्लिक उसमें बह गई। आप इसमें भी भ्रम कर रहे हैं क्योंकि ये कानून बनाया हुआ केंद्र की तरफ से है, राज्य को लागू करना पड़ेगा। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे सरकार में आने दीजिए, हम इसे कूड़े में फेंक देंगे? क्या लेने देना सरकार में आने से? नहीं, आप सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार का बयान 2019-20 के आसपास का देख लीजिए, तेलुगु देशम पार्टी का बयान देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बयान होता है, उसके काम मायने होते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, उतने अगर उसमें इस तरह की बात नहीं थी तो उतना दिन तक लोगों को परेशान क्यों किया गया? पूरे देश स्तर पर इसका विरोध हो रहा था, इनको आके बताना चाहिए था। वो सर, मेरा जवाब फैलाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आप सरकार बनने के बाद आप क्या करेंगे? सरकार बनने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे कि वक्फ कानून खत्म हो जाएगा?
जो देख रहे हैं आपके दर्शक मुस्लिम जो आपको वोट करते हैं वो समझे तो क्या करेगी ऐसे आरजेडी, ये बता दीजिए ना जल्दी से। नहीं देखिए, जो लोग जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, गांधी मैदान में जो लोग थे वो सब लोग विश्वास करते हैं। पूरे बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को समझती है। देश स्तर पर इसका विरोध हुआ है। जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती अगर आप सर आप देखिए सर, घुमाइए मत ना। आप रेफरेंस दे रहे हैं, वहीं पे जो लोग आए थे वो लोग नहीं समझते हैं क्या? ठीक है, मैं ये समझ गई सर, लेकिन आपको अगर सरकार में ले जाया जाए, आप सरकार बना लेते हैं तो वक्फ कानून को लेकर क्या कर पाएंगे आप, ये बताइए ना, क्या करेंगे आप? धरना प्रदर्शन, सरकार पे दबाव? रुकिए, धरना प्रदर्शन, सरकार पे दबाव, वो तो आप बिना सरकार में रहे कर सकते हैं सर। आप कृषि कानून का उदाहरण दीजिए, उसमें दबाव, मान लीजिए उसमें दबाव बनाएंगे तभी सरकार बाध्य हुई, आपको सरकार में क्यों आना है उस नाम पर? बिल्कुल नहीं, आप देखिए, पहले आप बात को समझिए, उसके बाद पता। यही नीतीश मैं तो समझ ही रही हूँ, जनता देख के भी समझ रही होगी, आप नहीं समझा पा रहे हैं बस। जब नहीं, कहां समझ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में। यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि 10 लाख नौकरी कहां से दिया जाएगा बिहार में। 2022 में मैं एक क्षण अभी हम मान लें आरजेडी की सरकार बन गई, वक्फ कानून को कैसे वापस करेंगे आप, क्या करेंगे वो पूछ रही हूँ सर। नीतीश ने क्या किया, बीजेपी, वो तो बैठे हैं, सब पूछूंगी मैं। बिल्कुल उसकी बात हम करते हैं और करेंगे। सरकार में आएंगे, बात करने से बिल वापस चला जाता है, बात करने से कानून खत्म हो जाता है क्या सर? बात करने से कहां खत्म होता है सर? अच्छा, आप यही बात, आप तो बात समझने के लिए वैसे ही एकदम हाथ उठाए कि जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि नौकरी कहां से, ये तो समझ आ गया कैसे मिला। अगर आप समझ जाएंगे फर्क 2020 के चुनाव के दौरान में और 2022 में, ये दोनों फर्क आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो 42वें संशोधन के बाद 44वें संशोधन में जो काम हुआ वो हुआ या नहीं हुआ। सर बढ़िया घुमा लेते हैं, और परिवर्तन करने के तरीके अच्छा लेते हैं। चलिए, और कूड़ादान लेके कानून है, काफी समय दिया मैंने आपको इस जवाब को लेने के लिए, लेकिन जनता भी समझ गई कि सिर्फ घुमा रहे हैं आप। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल था कि मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। नवल किशोर जी, अब सुधांशु जी का टर्न। सुधांशु, दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो नवल किशोर जी ने कहा, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र के किसी भी कानून को कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। प्रोफेसर होकर भी नवल किशोर जी की यह मजबूरी है कि उनके नेता ने जो कहा उसको डिफेंड करे। उससे बड़ी बात है, जब आप ही लोग जाके न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, जब न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं न्यायालय से फाइल खींच के कूड़ेदान में डाल देंगे, और उसके बाद संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा देश को। सोचिए, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं कि ये सोचिए, ये लोग कैसे हैं कि संसद से द्वारा पारित कानून, राष्ट्रपति के सिग्नेचर का कानून, जिसको इन्होंने खुद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी उसके इंप्लीमेंटेशन तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से खींचेंगे और कूड़ेदान में डाल देंगे। मगर आपको बताना चाहता हूं, अब इसका राजनीतिक निहितार्थ समझिए। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? इमारते शरिया, मतलब इमारते शरिया नामक संस्था एक कार्यक्रम आयोजित करती है, और देखिए समान भाव से उसमें सभी दलों के लोग हैं। राजद है, कांग्रेस है और एमआईएम है, सभी दल वहां पे गए हैं। तो इनके लिए समस्या क्या है कि देखिए, इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच का मुसलमान है जो भाजपा और जदयू के साथ है, एनडीए के साथ है, और एक वो कट्टरपंथी सोच का मुसलमान है जो इमारते शरिया जैसी संस्थाओं के साथ खड़ा है। उसको लेके मारामारी है राजद में, एमआईएम में और कांग्रेस में। इसलिए जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया वो संवैधानिक दृष्टि से तो आपत्तिजनक है, पर राजनीतिक दृष्टि से इंडी गठबंधन की अंदरूनी राजनीति में उनके राजनीतिक हित को ध्यान में रखने वाला है कि भाई सलमान खुर्शीद उतना तगड़ा नहीं बोल पाए जितना तेजस्वी यादव ने बोल दिया, ताकि वो जो कट्टरपंथी मुसलमान है उसको लगे कि राजद मेरी ज्यादा बड़ी पैरोकार है। क्योंकि एमआईएम के एक नेता ने यह बोल दिया कि मुसलमान के लिए जमीन से बड़ा शरिया है, शरिया से ऊपर कुछ नहीं है। अब तेजस्वी जी बोलते हैं हम क्या करें भैया, सारी दाल तो गटागट वही पी गवा, तो मैं कह दूंगा कि मैं कूड़ेदान में डाल देता हूं। ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव जी और वीपी सिंह के बीच में जब प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि अडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया था, और वैसे में प्रोफेसर
प्रोफेसर साहब एक बात पूछना चाहता हूं, आप जिस प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए वो प्रावधान तो सऊदी अरब में नहीं है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, वो इंडोनेशिया में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो टर्की में नहीं है जो मेरा सवाल ये था सर, वो मौलाना कैसे हो गए, मौलाना तेजस्वी कैसे हो गए? वो उस कार्यक्रम में चले गए इसलिए मौलाना हो गए? मुस्लिम कार्यक्रम में जाने से कोई भी शख्स मौलाना हो जाता है? नहीं, हम बताना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे वो कानून चाहिए जो टर्की में, आईएसआईएस की सीरिया और इराक में भी नहीं है, जो सऊदी अरब में नहीं है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर छोड़िए, जो इंडोनेशिया में नहीं है, मुझे वो आला शरिया चाहिए। और किसमें कहे? इमारत शरिया के कार्यक्रम में। अब वो मौलाना है या वो गोपालक वंश से है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जो एलानिया बगैर रोजा रख के रोजा अफ्तार करे, बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करे और सावन में खुलेआम मांसाहार करे, अब दर्शक तय करें कि वो कौन है। जिसको जय श्री राम में वॉर क्राई नजर आता हो और सर तन से जुदा में सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता हो, तो ये दर्शक तय करें कि उसे क्या कहा जाए। जिसके लिए शरिया संविधान से ऊपर होना चाहिए, शाबानों के ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, मगर संविधान का प्रावधान कूड़ेदान में होना चाहिए। तो मुझे लगता है मौलाना से भी बड़े मौलाना बनने के चक्कर में इस समय वो नजर आ रहे हैं, जिसे एक कहावत होती है अर्पिता जी कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है और मुल्ला से ज्यादा प्याज खाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं पार्टी इफ्तार में जाते हैं तो ये बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, हर नेता की आती हैं सर, हर इंसान मुस्लिम दल को साधने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार की कई ऐसी तस्वीरें देखें, फिर उनको भी मौलाना नीतीश बोला जाए क्या? अर्पिता जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य नहीं सुना क्या? मैंने वो तो सिर्फ एक अंश बोला, और उसके साथ सावन में मांसाहार भी करें, उसके बाद शरिया को संविधान से ऊपर भी रखना चाहें, उसके बाद जय श्री राम को वार क्राई भी बोले और सरतन से जुदा पे शांति बना के रख ले। इसलिए मैंने कहा पूरा वाक्य सुनिए ना, मेरे पूरा, आज तो डिजिटल जमाना ना, जरा बैक करिए और उसके बाद देखिए मैंने 1 दर्जन चीजें गिनाई है। उसके बाद मैंने कहा, और ये मौलाना बनने की प्रतिस्पर्धा किसी भाजपा से नहीं है, ये इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलवी दिखाना चाहता है। राजद, एमआईएम या कांग्रेस, इन तीनों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है कि कौन बड़ा मौलाना अपने को साबित कर ले। ठीक है, तेजस्वी का बयान भी देखिए आ चुका है, जो उनको मौलाना तेजस्वी कहा गया था, उसको सुना लेते, फिर आलोक शर्मा आ रही हूं मैं आपके पास। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं, उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता, लेकिन बता दिए मौलाना का मतलब देखिए विद्वान है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में 20 साल से जो दुर्दशा हुई है उसको कैसे ढका जाए, पूरी बीजेपी और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता इसी काम पर लगे हुए। जिन लोगों ने संविधान बनाया, इस देश को संविधान दिया, जब उस समय पर शरिया की कोई बात नहीं आई, तो आज शरिया की बात कहां से आ सकती है? जिन लोगों ने उस समय पर संविधान में ये कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में जलाई, जिस आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूके, आज उनको बड़ी संविधान की चिंता हो रही। अभी तो शरिया आया है, फिर मंगलसूत्र आएगा, फिर भैंस आएंगी, फिर मुजरा आएगा, फिर भारत पाकिस्तान आएगा, फिर कावड़ अभी शुरू होने वाली है, तो कावड़ के नाम पर तख्ती किसकी नाम की लगेगी वो आएगा, 80-20 आएगा, ज्यादा बच्चे वाले आएंगे, शमशान कब्रिस्तान आएंगे। मुझे लगता है कि देश को किस तरह से बरगलाया जाए उस पर बात हो। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, इस पूरी सरकार के एक मंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि पूरी तरह से बताए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि क्या कारण रहे, वो कहाँ है, ब्लैक बॉक्स नहीं पता है, वो 4 पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ है नहीं पता है, यहाँ पर शरिया लागू हो रहा है। मुझे लगता है पूरी तरह से मुद्दों को कैसे भटकाया जाए, बीजेपी इसमें मास्टर हो गई। ठीक है, लेकिन आलोक जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ और एक चीज समझना चाहती हूँ कि बीजेपी से मुद्दा बना रही है, लेकिन बैठे बैठे उनके हाथों में मुद्दा किसने थमाया? ये इमारतें शरिया में जाने की क्या जरूरत थी सर? और अगर गए भी, चलिए चले गए, लेकिन वहां से आप संविधान, जो जिस तरह से ये पूरा कानून बना है सर, संसद से बना है ना,
उसको वहां कह रहे हैं कूड़े में फेंक देंगे। मतलब शरिया के एक मंच से आप कह रहे हैं कि जो कानून बना है हम उसको कूड़े में फेंक देंगे। वो मंच क्यों चुना गया फिर? मुझे लगता है कि कूड़े में फेंके भी गए हैं। क्या 3 काले कृषि कानून आए थे वो मोदी जी ने कूड़े में नहीं डाले? क्या नोटबंदी वाला कानून के ऊपर क्या हुआ? लैंड एक्विजिशन बिल में क्या हुआ था? सब जुडिस मैटर है, सब जुडिस है। अरे भाई राम मंदिर तो पिछले 50 साल से सब जुडिस था। जो बना रहा है अधिकार तो उसी के पास, मान लीजिए आपके हिसाब से कूड़े में भी फेंका तो वो मोदी जी के पास ही अधिकार है ना। तेजस्वी साहब थोड़ी उसको कूड़े में फेंक देंगे। आप ये मोदी जी को भगवान है, मोदी जी के पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है। हाँ, सरकार के पास अधिकार है, वही मैं कह रही हूँ ना सर, सरकार के पास। मोदी सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं इसलिए मैं मोदी बोल रही हूँ। विपक्ष के प्रवक्ता को आप जबरदस्ती दबाए चले जा रहे हैं। अरे सर ये तो मुझे पता था, ये आप बोलना शुरू नहीं करते उसके 1 मिनट के बाद ये डायलॉग आ सकता है सर। आप उसको सुन रही हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए प्लीज सर बोलिए, शांति से बात कीजिए। मोदी जी के पास अधिकार है। अरे भाई मोदी जी आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, हो सकता है आरएसएस उनको बदल दे। मोदी जी के पास अधिकार है। मोदी जी मुझे लगता है संसद के पास अधिकार है। ठीक है सर, और संसद में मैं आपसे जो मुद्दे पे पूछूं सर, इधर उधर नहीं सर, ये बहुत आसान हो जाता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तेजस्वी यादव के पास ये अधिकार होगा, आपको लगता है ये अधिकार है उनके पास, क्यों कूड़े में फेंक देंगे ले जाके? देखिए मुझे लगता है कि अगर बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जाती है तो केंद्र की सरकार भी हिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वहां पर जेडीयू और बीजेपी, मैम सुनिए ना, अब आप लोगों को तो सब कुछ दूर का ही लगेगा क्योंकि मोदी जी के पास सारे अधिकार हैं। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अधिकार की बात है तो अध्यादेश कौन अधिकार से फाड़ देता है, फिर सवाल उसको लेकर भी उठेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आज तक के अंदर बुरा लग जाएगा, इसीलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, आप शब्द मत पकड़िए। और इसमें हम लोग जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं तो अच्छा है आलोक जी। आलोक जी ठीक है, दिक्कत कहाँ है समझ आती है सर। अब मैं जरा आगे बढ़ लूं, और भी मेहमान है मेरे पास, वारिस पठान के पास नहीं जा पाई हूँ सर। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आलोक जी, हो गया। वारिस पठान जी भी है हमारे साथ और राजीव रंजन जी भी हैं। सर राजीव, ठीक है, आपके सीनियर पत्रकारों ने माफी मांगी है इस चीज पे, और अगर आपके पास वो अध्यादेश फाड़ने वाला फोटो हो तो दिखाइए आज तक पे। अभी नहीं सर, वो एक पेपर फाड़ा था ना, मैं चुप बैठता हूँ सर। एक पेपर फाड़ा था, इसकी बहुत चर्चा हुई थी, बयान दिया था, फिर पेपर की बहुत चर्चा हुई थी। फिर आपने क्यों कहा कि फाड़ा? चलिए सर, नहीं फाड़ा आपके सर, चलिए मैं भी माफी मांग चीज पर माफी मांगी, कम से कम उस पर तो शब्दों में लगाम रखिए आप। ठीक है सर, ओके सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। राजीव रंजन साहब, अधिकार है और हमने अध्यादेश फाड़ दिया। ठीक है, आप गंभीरता को, ठीक है। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ राजीव जी आपके पास। बीजेपी का एजेंडा है पूरा जिसको आप लोग चलाते हैं। ओके आलोक जी, ठीक है। देखिए आलोक जी का तिलमिलाना स्वाभाविक है क्योंकि इनके यहाँ अधिकार पद से नहीं होता, अधिकार कहीं और। ठीक है आलोक जी, ठीक है, ठीक है आलोक जी। अरे भाई राहुल गांधी जी ने बोला था कि ऐसे, अरे आलोक जी ज्यादा मत बोलिए बढ़ बढ़ के। राहुल गांधी ने बोला था कि ऐसे अध्यादेश को मैं फाड़ के फेंकना चाहूंगा। हाँ मैं फिर कहूंगा, मैं भी कहता हूँ आलोक जी ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी ने बाकायदा टीवी, किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानून गंदे हैं, इनको हम फाड़ के फेंकना चाहेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? उन्होंने कहा कि करप्शन से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह के अध्यादेश आते हैं तो मैं समझता हूं कि हम करप्शन से नहीं लड़ पाएंगे। इसमें क्या गलत था? बंद कर दो। लेकिन उसको पूरी तरह से चला दिया, अध्यादेश फाड़ दिया। हम तो कह रहे हैं दिखाइए ना किसने फाड़ दिया और कब फाड़ दिया। दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ठीक है सुधांशु जी, अब मैं जवाब दे दूं जी। अब आलोक जी अभी बताता हूं कौन सच बोलता कौन झूठ बोलता है। राहुल गांधी का वीडियो अवेलेबल है कि मैं ऐसे अध्यादेश को मैं फाड़ के फेंक देना उचित समझूंगा, ये वर्ड उन्होंने बोला था। और क्यों नौटंकी की थी भाई आके मीडिया के सामने? आपकी सरकार थी। अब देखिए बीच मत बोलिए, आपकी सरकार थी, आपको। अरे आलोक जी बोल लेने दीजिए ना, फिर जवाब दे लीजिएगा। रुक जाइए आलोक जी रुक जाइए, अच्छा नहीं लगता ना सर, क्या तरीका है? आ गए अपनी उसके ऊपर, अब बार डिस्टर्ब करने लगे। मेरी बात सुनिए, उसका दर्शकों को तय करने दीजिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और सुनिए उसके बाद आप तो राहुल गांधी का एक फोन जाता, मनमोहन सिंह जी यस सर कह के विड्रॉ कर लेते। क्या मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे थे? सिर्फ अपने को संविधान से ऊपर दिखाना था। दूसरी बात सुनिए, पानी वानी पी लीजिए, देखिए आगे लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। दर्शकों को समझ में आता है कौन क्या कर रहा है। की कोई बात ही नहीं है आलोक जी, आप आराम से, अभी आ रही हूं मैं आपके। और वो जमाना तब से नहीं है आलोक जी। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोले? मुख्यमंत्री पे हाई कमान निर्णय लेगा। अच्छा वह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई कमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाई कमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री हाई कमान नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाई कमान नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि उनके पास ताकत नहीं। वाकई
आप प्रधानमंत्री को ताकत नहीं देकर रखते थे, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और जहां तक कूड़ेदान की बात है, कोई व्यक्ति बोले, सड़क पे खड़े होकर समझ में आता है तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, तब वो बात है। और दूसरी बात, अरे भाई लगातार डिस्टर्ब मत करिए आलोक जी, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो आपको बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि हम विषय से बहुत थोड़ा सा भटक जा रहे हैं, वापस विषय पर लौटती हूँ मैं, प्लीज सर। सुधांशु जी, आलोक जी मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ सर। देखिए, जब विषय पे डिफेंड और आलोक जी ने दूसरा झूठ बोला कि जब संविधान बना तो शरिया की बात नहीं आई थी। आलोक जी कान खोल के सुनिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह बात आई, जब मुस्लिम लीग के सदस्य, वही मुस्लिम लीग जिसके साथ आप हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उनकी पृथक पहचान होनी चाहिए। तो उसके ऊपर गुस्से में, ठीक है, क्या तरीका है वारिस पठान साहब? अरे भाई, मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। ठीक सर। आलोक शर्मा सुनो कान खोल के, 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, अभी जाके कोई इंटरनेट पे चेक कर ले, पेज नंबर 270 के आसपास। आज बादशाह मत बोलो। आलोक जी इसमें छोटा सा जवाब, फिर आपको नाराज हो जाएंगे, आप बोल नहीं रहे। एक एक करके सर प्लीज। आलोक जी, अर्पिता जी, इस ढंग से बहस होगी कि हर दूसरी लाइन पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ वही आलोक हर दूसरी लाइन पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आप इन्होंने झूठ बोला है, वो झूठ भी नहीं हो रहा। अब सुनिए दूसरी बात। अच्छा ठीक है सुधांशु, 10 सेकंड आपको, आप कंप्लीट कर लीजिए। अरे आपका टर्न आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। ठीक है सर, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है सर। ठीक है सुधांशु जी, 10 सेकंड। ठीक है आलोक जी, प्लीज मत बोलिए। दूसरे मेहमानों का भी वक्त जाया कर रहे हैं, ठीक है, इस ढंग से बीच में डिस्टर्ब करके बोल रहे हैं। और आप सामान्यतः ऐसी डिबेट नहीं करते थे, क्या हो गया, आप अपना संतुलन क्यों खो बैठे हैं, ये तो आप समझिए। अब मैं अपनी पूरी बात कह दूं, अपना टर्न आएगा, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने मान रखी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड होने चाहिए, सेपरेट पहचान होनी चाहिए। तो बहुत तिलमिलाकर सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। ये सरदार पटेल का बयान है। मैं नहीं मानता कि एक रात में तुम्हारा दिल बदल गया। और ये 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला है। उसके बाद उन्होंने कहा मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब अलग पहचान की बात मत करो, अब साथ में रहने की बात करो। आपने कहा कि उस समय नहीं हुआ, तो सुनिए, मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 294। ए आलोक शर्मा, कान खोल के सुनो। इस्लाम सेज दैट देयर इज ए कंट्री इन विच नॉट अंडर मुस्लिम रूल, वेयरएवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मुस्लिम लॉ एंड द लॉ ऑफ द लैंड, द फॉर्मर मस्ट प्रिवेल ओवर द लेटर। मुस्लिम विल जस्टिफाइड ओबेइंग द शरिया लॉ, नॉट द लॉ ऑफ द लैंड। और हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, मगर आप लोगों ने बात नहीं सुनी बाबा साहब अंबेडकर की। और आज इमारत शरिया में जाके खड़े होके बेशर्मी के साथ आकर चिल्ला चिल्ला के झूठ बोल के मैंने एक फैक्ट बोला है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब का पेज नंबर 294, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट। और ये आदमी आए बाएं साएं बोल के डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। झूठ बोल के काम नहीं चलता। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, अब ये भी खोलिए नेट पर, देखिए कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, उसका इतनी बदतमीजी से बहस कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, देखिए मैंने दो चीजें यहाँ पर पकड़ी। पहली चीज, राहुल गांधी जी ने कभी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाया भी और माफी भी मांगी। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोल के चले जाते हैं। कोई कानून है, उसको मैं अगर समझता हूं कि यह कानून ठीक नहीं है, क्या 300 से ज्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए, तो उसके लिए कहना कि मैं इसमें सहमत नहीं हूं। अगर आप करप्शन से लड़ना चाहते हैं तो ऐसे कानून को फाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन उसको किस तरह से ट्विस्ट दिया गया, जिस तरह से कहा गया कि आलू डालेगा और सोना निकलेगा, मोदी जी की स्टेटमेंट थी, पूरे बीजेपी वालों ने राहुल गांधी के नाम से जोड़ दिया। आज भी वही हो रहा है, शरिया से जोड़ दो, इससे जोड़ दो, उससे जोड़ दो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के सामने महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। कितनी मिलें चालू हुई, कितने पलायन रुके, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, वो 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ जो मोदी जी बोली लगाकर आए थे बिहार की, उसमें से कितना पैसा बिहार को गया। और आज जिन लोगों ने आपके डीएनए पूछने के लिए थे, जो सरकार छोड़ के भागे थे, आज आप उन लोगों को जोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ये नहीं पता कि कोरोना में बिहार में कितनी डेथ हुई थी। लेकिन आज आपको फिर दोबारा से, क्योंकि 20 साल तक कोई काम नहीं किया, 11 साल तक कोई काम नहीं किया, अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। इसलिए हिंदू मुसलमान पे लाओ चुनाव को, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है आप लोगों का। ठीक है, मैं जरा वारिस पठान के पास जाना चाह रही हूँ। सुधांशु जी, इसके बाद मैं आऊंगी, आपको आलोक जी का भी जवाब दीजिएगा, और विकास को लेकर कई सवाल उठते हैं, उसको लेकर भी मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन वारिस पठान साहब, आपसे सवाल, संविधान जरूरी है शरीयत?
देखिए आप मेरे पास आधे घंटे बाद आइए, मुझे बोलने के लिए जरा सा मौका दीजिए। सबसे पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने हमको इजाजत दी है कि अगर हम सरकार के किसी बनाए हुए काले कानून से असंतुष्ट है तो हम उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसका पीसफुल विरोध कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। जब तक ये मोदी सरकार वक्फ के बनाए हुए काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा प्रोटेस्ट जारी था, जारी है, जारी ही रहेगा। जिस दिन ये वक्फ का अमेंडमेंट का बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन से हम आज तक बोल रहे हैं कि यह संवैधानिक बिल है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 28 का। फिर भी वापस नहीं। जेपीसी की कमेटी बनी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उसका मेंबर रहे, उन्होंने अपनी नोट्स दी, ऑब्जेक्शन दिखाया, काफी सारे पैराग्राफ उसमें से गायब कर दिए। और जब ये काला कानून बना, जब ये आया सदन के अंदर, तो ये लोग तो अभी कूड़े में फेंकने की बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काले कानून को फाड़ दिया था सबके सामने। ये अब बात नंबर 2, यहाँ पे बैठे संविधान की बात कर रहे हैं मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी संविधान की शपथ लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, संविधान को मानते ही नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या जो हुजबले ने कहा कि संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट को निकाल देना चाहिए, तो क्या भाजपा की सरकार उसका समर्थन कर रही है? क्या सुधांशु जी उसके पक्ष में है कि निकाल देना चाहिए, या इनको अपनी नफरत ही फैलानी है? वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, पूरा भारत देश संविधान को बचाने के लिए खड़ा है, देश कैसे चलेगा, संविधान से या शरीयत से? सर सुनिए, संविधान की बात कर रहा हूं, मेरे को आप नहीं किससे चलेगा, मैं शरीयत से या संविधान से? बुरा लग रहा है? नहीं अरे बुरा नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूं जिस पर आप घुमा दे रहे हैं। संविधान ने इजाजत दी हर इंसान को अपना अपना, उसी संविधान ने, सुनिए मैडम, उसी संविधान ने इजाजत दी है, इजाजत दी है, लेकिन देश कैसे चलेगा, संविधान से या शरीयत से? जिसका ये लोग दिया, जिसकी धज्जियां उड़ा, देश संविधान से चलेगा, ना ही के बीजेपी की धांधली दादागिरी से चलेगा। अगर संविधान से चलेगा तो आपकी पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकता? संविधान से चलेगा। शरीयत को क्यों इतना बड़ा बताने की कोशिश हो रही है? आपके अध्यक्ष हैं बिहार के। सर सुनिए, जो बात कर रहे हैं, क्या बोला उन्होंने? आपने पूरा बयान सुनाओ मेरे को, क्या बोला उन्होंने? वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं जी सकता, तो वो लड़ाई शरीयत की है, वो संविधान की है। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं गांधी मैदान में? फिर शरीयत में, गांधी मैदान में लड़ाई किसकी है? फिर शरीयत की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है? वक्फ का नया काला कानून आया है ना, उसमें 2 नॉन मुस्लिम को डालने की बात कर रहा है बीजेपी। क्या सुधांशु जी को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर मुसलमान को प्रवेश करने के लिए देंगे जगह? क्या अभी आपने पूरा जो अपना वक्तव्य दिया, आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ना, मस्जिद और मदरसे को टारगेट कर दम लेते हैं ऐसा लगा। लेकिन आपके नेता गांधी मैदान में जुटकर वो वहां शरीयत बचा रहे हैं, संविधान बचा रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। संविधान बचाने की जगह वहां शरीयत की बात करने की क्या जरूरत थी? सर उसको बचाने के लिए खड़ा है पूरा दोबारा। अरे जो बीजेपी पूरे देश को खत्म करना चाहती है, पूरा भारतवर्ष एक जगह खड़ा हुआ है, देश को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। संविधान सर्वोपरि पर, संविधान बड़ा रहेगा तो देश बचा रहेगा। जो बीजेपी खत्म करना चाहती है, वहां शरीयत का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? सर आपके अध्यक्ष जो है बिहार के, उनको क्या जरूरत थी? सर नहीं क्या, नहीं देखिए, जरूरत है। अच्छा, क्या जरूरत थी ये सुनिए आप मेरी बात अर्पिता जी। आज सेक्युलरिज्म को खत्म करने की बात हो रही है, सोशलिस्ट को खत्म करने की बात हो रही है, तो हम यही बोल रहे हैं ना कि बीजेपी और आरएसएस के पास एक लिस्ट तैयार है हमारे मस्जिद और मदरसों की, जो चाहते हैं कि इस काले कानून के जरिए से वो मस्जिद और मदरसे को हड़प कर दे और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दे अपने मित्रों को। क्या बचाने की जरूरत नहीं है? अरे मस्जिद मदरसे को बचाने की जरूरत नहीं है। हम वक्फ की एक राजीव जी के पास मैं नहीं जा पाई, माफी के साथ राजीव जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। ये क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? क्या 80-20 की लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है? क्या विकास का मुद्दा, जनता का मुद्दा वो दूर है? पहले ये करने से ही लग रहा है आपको कि आप बिहार में कुछ डामाडोल स्थिति तो नहीं लग रही? देखिए, बिहार की तस्वीर तो बिल्कुल दूसरी है। दरअसल ये कूड़े में डालने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में आएंगे तब तो कूड़े में डालेंगे, कूड़ेदान में डालने की हैसियत नहीं है। बिहार का जनादेश जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार फिर 225 सीटों के साथ बनने जा रही है। अब आलोक शर्मा जी, संविधान, जातिगत जनगणना, वक्फ, ये 3 ऐसे सवाल हैं जिस पर लगातार इनके भाषण हम सुनते रहते हैं। लेकिन न्यायपालिका का सवाल हो तो जस्टिस जगमोहन सिन्हा के फैसले को याद कर लीजिए, जब इंदिरा जी को
उन्होंने अयोग्य ठहराया था रायबरेली के चुनाव के लिए और देश पर इमरजेंसी लादने का काम इंदिरा जी ने किया। और आपने न्यायपालिका और लोकतंत्र, भारत के संविधान, तीनों की निर्मम हत्या की। और इसके बाद जातिगत जनगणना, क्या मुद्दे लेकर आप आते हैं? जरा राजीव गांधी जी का पार्लियामेंट का भाषण तो सुन लीजिए, जीवन का सबसे लंबा भाषण, और मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जमकर जहर उन्होंने उगला। और उसके बाद आप बात करते हैं वक्फ के सवाल पर। अगर नीतीश कुमार जी ने इस बिल के समर्थन में अपना वोट किया है तो निसंदेह ये सेक्युलरिज्म की गारंटी है। कहीं भी कोई अन्याय मुसलमानों के साथ नहीं होने जा रहा है। ये कब्जाबाजों के लिए कठिनाई हो सकती है, लेकिन 85% पासमानदा मुसलमान बिहार में इस फैसले को सही मानते हैं और वही निर्णायक होंगे। और सबसे इतर कानून को लेकर के जो लोग ये बातें कहते हैं, राहुल जी हो या तेजस्वी यादव हो, अराजकतावादी नेताओं को जनता कतई पसंद नहीं करती है। ये जो कूड़ेदान में डाल देंगे, मुसलमानों का जिक्र किया तो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कानून के पास होने के बाद बिहार में देखिए सर, मेरा काउंटर है, आप ही से है सवाल सर। कानून के पास होने के बाद बिहार में ही पहला चुनावी देखिए टेस्ट होने वाला है, लेकिन सर सवाल बहुत गहरा है। मुसलमानों को लेकर विपक्ष जो नैरेटिव बनाता है उसे आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमान समाज आपको 2010 में 21% वोट देता है, 20 में वो घटकर 5% रह जाता है, 10 में जेडीयू के 7 मुसलमान विधायक बने, लेकिन 2020 में एक भी नहीं बन पाया। क्या वजह है कि मुसलमान समर्थन नहीं कर रहे हैं जेडीयू के? आप कह रहे हैं ना वो उनको भरोसा है, आप भरोसे में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट क्यों नहीं मिल रहा सर? देखिए, बहुत सारे फैसले केवल वोट की सियासत से अगर होते तो अगर 2020 में हमारे 11 उम्मीदवार चुनाव हारे, इसके बावजूद चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, बोर्ड कॉरपोरेशन हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेकर के नीतीश कुमार जी अपने पद से विचलित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के लिए उन्होंने देश में जितना काम किया है, शायद कांग्रेस और जो भी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल या इनके समर्थक दलों की, इनके शासनकाल की जो सरकारें रही हैं वो काम नहीं कर पाई। आज जितनी भी बातें ये कर ले, और अभी आलोक शर्मा को मैं सुन रहा था, बिहार के विकास पर सवाल खड़े करने वाले लोग, आप लगातार जनादेश में पटकनी खा रहे हैं। लगातार 2005 के बाद से आपकी कवायद जो भी रही है बिहार पटकनी खाने में, किसी तरीके से कुछ सत्ता मिल जाए, सर विकास का जिक्र छिड़ गया है, तो विकास की जो तस्वीरें हैं बिहार से जो आ रही हैं वो तस्वीरें भी मैं सर सामने रख दूं। सर ये बिहार के विकास की गाथा सामने ही है सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ ये देखिए रोड पूरी बन जाती है लेकिन पेड़ लगा है, कह रहे हैं वन विभाग से परमिशन ही नहीं मिली पेड़ काटने की, पता नहीं क्या हुआ लेकिन सड़क बन गई सर। 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सर, तस्वीरें अगर टीवी स्क्रीन पर आपकी चल रही हो नहीं चल रही तो मैं बता रही हूं, कितने पुल हैं सर हाल फिलहाल बह जाते हैं, गिर जा, करोड़ों रुपए चले जाते हैं सर। सर ये कैसा विकास चल रहा है विकास बिहार में, और शायद इसी विकास के चलते आप बता ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बिहार में हम तो विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे, हमारी खुली चुनौती है। इन 20 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए, आपने एक सड़क दिखाई बिहार में, जो फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज और जो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, स्टेट के राज्य के मुख्यालय से जिलों के मुख्यालय तक की जो सड़कें हैं और जो गांव तक पहुंची हुई सड़कें हैं, जो बिजली की उपलब्धता है, जो एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कमजोर तबके के लोगों का, जिस तरह से गरीबी के आंकड़े वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पर भी 7% से ज्यादा विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो एक और आंकड़ा मैं रख दूं, बिहार में 2014 से 2023 के बीच 349 कारखाने बंद हो गए। सर आप कह रहे हैं ना आपने केवल एक सड़क दिखाई, तो मैं जरा और बता दे रही हूं क्योंकि सर लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 से 2023 के बीच 349 कारखाने बंद हुए। बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है सर। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए है, जबकि देश के प्रति व्यक्ति की आय करीब आप लगा लीजिए तो 2,30,000 के करीब। वहीं 20 साल से आपकी सरकार है, इस मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस नमाजवाद, समाजवाद, शरीयत, इस पर चल रहा है सर। कीजिए ना कि भाई कितना विकास कर दिया आपने, इस पर कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, आपको पता नहीं कैसे जानकारी है। रेगुलर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा कर रहे हैं। आपके चैनल के भी लोग उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ रहे हैं। लगातार जो बिहार का जो बदलाव है,
जिसको लोगों ने देखा है 2005 के बाद, जो विरासत में खाली खजाना और बदहाल बिहार मिला था, वहां से बिहार की ये छलांग है। सर ये कैसा विकास बता रहे हैं? और जहां बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं, देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं सर। इसी को हम विकास का पैमाना माने क्या? फिर तो विकास ही नहीं होना चाहिए भैया देश का। आप बिहार, आपके सवाल का जवाब इसलिए कि आप एक ऐसे मोड़ पर आई हैं जब आपका शो कंक्लूड होने वाला है, और मैं पूरी बहस के लिए तैयार हूं कि 14% से ज्यादा जिस राज्य का ग्रोथ रेट हो, जिसने अपना ग्रोथ रेट पिछले 20 वर्षों में 1.5 दर्जन बार 10% से ऊपर का रखा हो, उस राज्य लेकिन ये ना जनता को समझाना है सर, जनता को समझाना है, उसको ऊपर आने का मौका मिला। क्या ये जनता को समझा पाएंगे? ये मेरा जवाब आप पर इस पे होगा। समझा रहे हैं। और लेकिन मेरा एक सवाल भी है इस पे आरजेडी से, नवल किशोर जी, हमारी कोशिशों को ठीक है सराहती है और इसीलिए देखना होगा सर, जनता आपको चुनती है, क्या करती है वो तो समय बताएगा। लेकिन नवल किशोर जी, इसका जवाब आप देना चाह रहे हैं वो तो दीजिएगा ही, लेकिन मेरा एक सवाल भी जल्दी से इसमें ले लीजिए। आप ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं, 18% है बिहार में मुसलमान। 2020 में टिकट देने का जब नंबर आता है तो सिर्फ आप 18 देते हैं, और यादव 14% और टिकट देते हैं आप 58। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 48 यादवों को टिकट दिया और इसकी तुलना में 16 मुसलमानों को आपने उतारा। तो मुसलमानों को आप उनका हक तो दे नहीं रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं केवल। नहीं, आप अगर पूरे पार्टी के अवसर को देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा संगठन में जगह है, तब आप तय कीजिएगा। केवल अगर उस तरह की बात करनी है तो भाजपा ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पूछा विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, फिर कौन होते हैं वो कानून बनाने वाले? हम तो कौन नहीं, वो हिंदू तो बताइए, तब तो संविधान विरोधी है। ये संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहेंगे, तो आप 15% जनता को 20 करोड़ नागरिक को लीजिए और हिस्सेदारी मत दीजिए। ये तो बिल्कुल ही संविधान विरोधी लोग हैं। वोट लीजिए और हिस्सेदारी नहीं दीजिए। आप देखिए, और इसीलिए बिहार के पासमानदा हिस्सेदारी की आप बात कीजिएगा। हिस्सेदारी हमने तय की है, हमने नौकरी का जो ठीक है, इनको चुप करें राजीव जी, एक एक करके, समय क्योंकि कम है। हाँ पिताजी, जल्दी से। बस मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि पिछले 20 साल में 17 साल जो सरकार काम नहीं कर पाई, वो नौकरी नहीं दे पाई। तेजस्वी जी जब बोल रहे थे 2020 में, तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कहां से नौकरी आएगा। जब साथ आए तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। ये छुपी हुई बात है क्या? ये बिहार के विकास के में एक अगला कदम हुआ कि नहीं? जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला 4.5 लाख शिक्षकों को, वो कौन कहता? आज आप बताइए एक सेकंड राजीव जी, दोनों लोग रुक जाइए। नवल किशोर जी, क्योंकि इस पर सवाल ये भी था कि अब तो देखिए 5 सीटें जो है वो ले आई थी पिछली बार AIM, है ना, और अब तो साथ लड़ने की बात हो रही है। प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं, वो कह रहे हैं 40 मुसलमान कैंडिडेट उतार देंगे। तो आपका ही जो वोट बैंक है उसमें बहुत सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, कैसे फिर मामला सेट हो पाएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों को सेंध लगाने का कोशिश तो पूरा भारत सरकार कर रही है। 2015 में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 40 रैलियां की, तीसरे स्थान पे गए। 2020 में लगातार गाली देते रहे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, जंगल राज कहते रहे, नंबर 1 की पार्टी बनकर आए सामने। कुछ नहीं होने वाला। बिहार में जो हमने काम किया है, सामाजिक विकास किया है 15 साल ठीक में। है, आलोक शर्मा जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क भी मुझे जल्दी से लेना है। ठीक है नवल जी, समय थोड़ा कम है। आलोक जी आपसे, फिर सुधांशु जी आपसे। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं ये चर्चा में आने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो वहां पर कर रहा है वो भी उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आज मुल्ला और गैर मुल्ला के शब्दों का इस्तेमाल करके आज तक पे हम जनता को भ्रमित करें, वो ठीक नहीं। पलटू राम की सरकार में ही सोशल इंडिकेटर सारे नेगेटिव हैं। कितने पुल बह गए, मेरे दोनों भाइयों को पता ही नहीं होंगे। 66,000 भी पर कैपिटा इनकम इसलिए है कि 5 किलो जो राशन है उसकी कीमत भी उसके अंदर जोड़ दी जाती है। मॉल न्यूट्रिशन हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, एनीमिक हो, आप किसी चीज में देख लीजिए, बिहार आज भी। ठीक है सर, मुझे एक रिमार्क सबसे लेना होगा, इसलिए आलोक जी, सुधांशु जी का टर्न, क्योंकि समय उतना नहीं है। सुधांशु जी, इतनी विकास की बातें करने वाले ये लोग, मगर कार्यक्रम कौन सा करते हैं अर्पिता जी? इमारते शरिया, उसमें जाके भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का,
और जब भारत भाजपा के विरोध की बात आती, कभी ये नहीं कहते हम भाजपा से बेहतर विकास देंगे, भाजपा से बेहतर वो नौकरी देंगे, भाजपा से बेहतर वो देंगे। ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एक हो जाओ। आलोक शर्मा जी महंगाई बोले थे, चैलेंज करके पूछता, बताओ महंगाई की दर कितनी है इस समय? बताओ भाई, आलोक शर्मा जी बताइए महंगाई की दर कितनी है, बोलिए। देखिए महंगाई दर क्या आपने 2012 में जो बेस इस समय महंगाई की दर 3.3% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। अगर भारत ने जो विकास किया है 5 साल में, हमने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चर बने, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बने, G20 में हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और इनके जमाने में भयंकर महंगाई, एकदम बेरोजगारी, और भाई साहब 10% से ऊपर की महंगाई की दर आपके दौरे हुकूमत में रही है, हमारे में कभी नहीं रही है। विकास की दर आपके दौर में कम रही है। और लास्ट में मैं कहूंगा जो विषय था, अर्पिता जी, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां वक्फ पर औलाद और वक्फ पर यूजर होता हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, उसके बाद बताइएगा, तब समझ में आएगा कि अरब और ईरान से बड़ा अपने को मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए समय इतनी की इजाजत देता है, लेकिन देखिए चुनाव है और ऐसे में हर कुछ यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आपको जाति दिख जाएगी, यहाँ धर्म दिख जाएगा, लेकिन विकास का एक एजेंडा ऐसा है जो पीछे रह जाता है। ऐसे में आपको और हमें सोचना है कि हम क्या विकास के नाम पर वोट करते हैं या जाति में उलझे रह जाते हैं और धर्म में उलझे रह जाते हैं। ये आपको और हमें सोचना है। जिस दिन हम बदल जाएंगे, हो सकता है राजनीतिक दल के जो चर्चे के टॉपिक हैं, जो विषय जिस पर हम चर्चा करें, वो सब बदल जाएगा।